Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture we had done Jacobi's method and some example based on that method, example 1 and example 2, right? But today we will do further examples, example number 3rd and example number 4, 5, 6, whatever जो भी आगे हमें दिए हुए हैं वो सब. Okay, so let's start. Example number 3rd. What is example number 3rd? Find the complete integral of this equation. देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होने चाहिए वो सब कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, राइट. बट here we have given dependent variable, that is z. So firstly we will reduce the equation in the form of independent variable only, right. So here z is a dependent variable, right. तो पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग, क्या पुट करेंगे, जो हमारे पास p1 p2 p3 है ना, इनको हम लोग किसकी फॉर्म में पुट करेंगे, 1 में z की फॉर्म में पुट करेंगे, राइट. तो देखो x2 x2 प्लस x3 तो सेम ही रहेंगे. p2 को क्या पुट किया, 1 में z करली z में करली x2. सिमिलरली p3 को क्या पुट किया, 1 में z करली z में करली x3 का होल स्क्वायर. क्यों पुट कर रहे हैं, ताकि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है z वो रिमूव हो जाए, राइट. और ऐसी सिमिलरली p1 को क्या किया, 1 में z करली z में करली x1, राइट. नाउ सी, अब हमने क्या किया, जो 1 में z हम लेके चले हैं उसके साथ dz जो हम लेंगे उसको हमने क्या पुट किया, कैपिटल dz. तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, log z आ गई, राइट. अब जो ये log z वैल्यू आई है तो हम सेकेंड इक्वेशन हमारी किस में चेंज हो जाएगी, देखो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास 1 में z करली z में करली x2 था, ठीक है. उसको हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल मतलब कैपिटल z लिख रहे हैं ना, d कैपिटल z. तो अब हमने यहाँ पे इसको क्या चेंज किया, करली कैपिटल z किसके रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में. सिमिलरली इसको क्या किया, करली z में x3 का होल स्क्वायर और प्लस में करली z में करली x1 इक्वल्स टू 0. नाउ आप देखो ये जो करली z में कैपिटल कर z में करली x1 किसके इक्वल है, p1 के. सिमिलरली ठीक है, तो करली z में करली x1 किसके था, p1 के. सिमिलरली करली z में करली x2 किसके होगा, p2 के. एंड करली z में करली x3 p3 के. तो देखो अब जो हमारी इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल में थी वो फुली रिड्यूस हो गई है किसके अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर. तो देखो अब हमें क्या मिलता है, x2 प्लस x3 ब्रैकेट p2 प्लस p3 का होल स्क्वायर प्लस p1 इक्वल्स टू 0, राइट. आप देखो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है वो सारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है. तो कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है. अब हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन को यूज़ करना है जो हमारी जैकोबीज इक्वेशन थी. करली f में करली x1 निकालना है, करली f में करली x2, करली f में करली x3, करली f में करली p1 p2 एंड p3. तो देखो जब हम x1 का करेंगे, x1 की तो इसमें कोई टर्म ही नहीं है तो 0 आ जाएगा. x2 का करेंगे तो x2 की पूरी वाली ब्रैकेट से होगी तो हमें क्या मिलेगा, p2 प्लस p3 का होल स्क्वायर. सिमिलरली x3 का भी यही मिलेगा, p2 प्लस p3 का होल स्क्वायर. p1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या है इसका कोफिशिएंट, कुछ नहीं, खाली p1 का हो जाएगा 1. p2 का क्या होगा, p2 का देखो 2 p2 इंटू p3 और साथ में x2 प्लस x3. सिमिलरली p3 का भी क्या होगा, 2 p2 प्लस p3 और x2 प्लस x3. अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. तो देखो पुट करने के बाद जो हमें फ्रैक्शंस मिलेगी वो क्या क्या मिलेगी, वो फ्रैक्शंस मिलेगी हमें dx अपॉन -1 dp अपॉन 0 एंड dx अपॉन दिस dp अपॉन दिस. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग फ्रैक्शंस उठाते हैं, ठीक है. तो हमने क्या किया, एक ये dp अपॉन ये वाली उठा दी, ठीक है. 0 की थी तो यहाँ से p1 की वैल्यू क्या आ गई, a1 आ गई. तो मेरे पास जो f1 फंक्शन आ गया उसमें क्या आ गया, p1 इक्वल्स टू में a1. नेक्स्ट क्या है, अगली फ्रैक्शंस को लो. तो हमने ये dp2 और ये dp3 वाली ये वाली ले ली, ठीक है, ये दोनों. तो इससे देखो जो इनकी ये वाली टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है. क्या बचेगा, dp2 माइनस में dp3. तो हमें क्या मिला, p2 माइनस p3 इक्वल्स टू a2. ये हो गया हमारे पास सेकेंड वाला फंक्शन, ठीक है, f2 वाली इक्वेशन. तो हमारे पास दोनों आ गई. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ता है. वैल्यूज़ पुट करके समेशन लेके, समेशन कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 3 तक, राइट. तो देखो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर देंगी. अब नेक्स्ट क्या है, देखो एक हमारे पास इक्वेशन आ रही है
ये वाली जो फोर्थ इक्वेशन आ रही है दिस वन, ठीक है, और एक हमारे पास आ रही है ये सिक्स्थ वाली इक्वेशन। तो इन दोनों से देखो क्या है, अगर मैं इस P1 की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ, ठीक है, इस P1 वाली को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x2 प्लस में x3 P2 प्लस में P3 का होल स्क्वायर प्लस में A1 इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ से P2 प्लस P3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस A1 अपॉन में x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर, राइट। और ये क्या है, इनके होल स्क्वायर में जा रही है तो अंडर रूट में चली जाएगी वैल्यू, राइट। और आगे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास P2 प्लस P3 की, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो यहाँ से हमें किसी एक वेरिएबल की हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसी हमारी एक इक्वेशन और आ रही है ऊपर जो भी हमने निकाली थी F2 वाली, उसमें क्या आ रहा है P2 माइनस P3 इक्वल्स टू A2, और यहाँ से क्या आ रहा है P2 प्लस P3 इक्वल्स टू A2। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, P2 की, ठीक है, क्योंकि देखो P3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें 2P2 इक्वल्स टू में क्या मिलेगा A2, राइट। और A2 के बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, तो साथ में क्या आएगा प्लस माइनस माइनस A1 अपॉन में x2 प्लस x3 की पावर 1/2, राइट। अब हमें क्या करना है, P2 की निकालनी है। P2 की निकालेंगे तो इस 2 को यहाँ ले जाएंगे और ये होल टर्म सेम की सेम आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, P2 की वैल्यू मिल गई। अब P2 की आ गई, P1 की आ गई, अब किसकी निकालनी है, P3 की। अगर हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास P3 की वैल्यू आ जाएगी, राइट, है ना। तो देखो सब्ट्रैक्टिंग दिस तो हमें मिल जाएगी P3 की। अब सबकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, dz इक्वल्स टू में P1 dx1 प्लस में P2 dx2 प्लस में P3 और dx3। यहाँ पे P1 P2 P3 सबकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिला, देखो ये वाली इक्वेशन मिली हमें, ये रही, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे A1 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना बोथ साइड, तो A1 कांस्टेंट है तो क्या होगा, dx1 का ओनली x1। सिमिलरली A2 यहाँ पे भी आ रहा है और A2 यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है A2/2, यहाँ क्या आ रहा है माइनस A2/2, और इसके साथ क्या है dx3, इसके साथ क्या है dx2। तो A2/2 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास माइनस A2/2 dx3, तो A2/2 को कॉमन ले लेंगे तो dx2 माइनस dx3। सिमिलरली इस वाली टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट माइनस A1/2, और क्या है x2 प्लस x3 की पावर -1/2, जब ये ऊपर जाएगा अंदर क्या बचेगा dx2 प्लस d3। अब dx2 प्लस d3 का क्या होगा, x2 प्लस x3 हो जाएगा, इसका भी क्या होगा x2 माइनस x3 हो जाएगा, राइट। अब एक पावर यहाँ पे -1/2 और x2 प्लस x3 की पावर कितनी है 1 है, तो एक पावर 1 है, एक पावर हमारे पास क्या है 1 है, और एक पावर क्या है -1/2, तो क्या मिलेगी पॉजिटिव 1/2। साथ में क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज A3, ठीक है। और z का क्या हो जाएगा हमारे पास, dz का क्या हो जाएगा z, और z की वैल्यू क्या थी log z, राइट। तो यही हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट इंटीग्रल मिलेगा। अब देखो इस कंप्लीट इंटीग्रल में जो A1 A2 ये सब आ रहे हैं क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास C1 की वैल्यू -A1 है, C2 की वैल्यू A2/2 है और C3 की A3 है, तो ये सब वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास ये वाला क्या आ गया, कंप्लीट इंटीग्रल आ गया, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें भी क्या करना है, फाइंड करना है हमें इंटीग्रल, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर कोई भी ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है जिसे हमें चेंज करना हो, तो हमारी इक्वेशन ऐसी रहेगी। हमें सिंपल क्या करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है सबकी रिस्पेक्ट में। तो देखो फर्स्ट x1 की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 इस वाली टर्म में है ना, तो क्या मिलेगा 2p1 प्लस x1। सिमिलरली x2 इस वाली में है तो 2p2 प्लस x2। सिमिलरली x3 के लिए क्या करोगे, इस वाली का, ठीक है, और x3 इसमें भी है तो इसके साथ क्या है -3x3, तो 3 और ये पूरा वाला, तो जो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इनमें भी -3 आएगा क्योंकि लास्ट वाली टर्म में तीनों के तीनों वेरिएबल हैं, राइट।
अब क्या है हमारे पास, P1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2P1 प्लस x1, इसमें क्योंकि P1 नहीं है, P2 प्लस x2, P3 प्लस x3, ये हमने सब में किस में, इस वाले इक्वेशन में, जैकोबी इक्वेशन में पुट कर दिया। तो पुट करने के पास हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी दो फ्रैक्शन उठाओ, तो हमने क्या उठाया, एक ये वाली ली और एक ये वाली ली, इन दोनों को ऐड किया। तो देखो ऐड करोगे तो ये आगे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ओनली क्या बचेगा, -3। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स को उठाओ, ऐड करो, dp2 और x2 वाले को ऐड करोगे, x2 वाले को, देखो इस वाले को, देखो हमने पहले वाली उठाई पहले 2 से, यहाँ से नेक्स्ट वाली आएगी यहाँ से, और उससे नेक्स्ट आएगी यहाँ से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे -3 मिल गया। अब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, यहाँ से dp प्लस dx1 इक्वल्स टू में dp2 प्लस में dx3, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे तो p1 प्लस x1 इक्वल्स टू में p2 प्लस x2 प्लस a1, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो हमारे पास यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास F1 सरफेस, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है, लास्ट की 2 ले लो, हमने dp3 प्लस x3 वाली ले ली, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से लिया तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो p3 और x3 की फॉर्म में आएगा और p2 और x2 की फॉर्म में, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, a2 की। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा वाला सरफेस, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा सरफेस हो गया, पहला हमारे पास इससे आ गया। नेक्स्ट क्या होता है कि देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, तो सिमिलर वे में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसमें, समेशन r1 से लेके 3 में, इस इक्वेशन को खोलेंगे 1 2 3 में पुट करोगे तो ये वेरीफाई कर रही है, कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। अब क्या होता है नेक्स्ट, या अगर हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो देखो 4th और 5th इक्वेशन देखो, है ना, 4th और 5th इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि जो हमारे पास x1 और जो p1 की वैल्यू देखो इस वाली से क्या मिल रही है, x2 प्लस p2 प्लस में a1, इसको इधर साइड ले जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट वाली देखो इस वाली इक्वेशन से x2 प्लस x3 की वैल्यू मिल रही है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपनी इक्वेशंस को यूज़ करना है 1 के अंदर। तो देखो यहाँ से x1 प्लस p1 की आ गई, यहाँ x3 प्लस p3 की आ गई। अब आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास ये, ठीक है, ये थी। अब इसमें हम x1 प्लस p1 की x2 प्लस p2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, p3 वाली भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी। और ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर किस में, x2 प्लस p2 में। तो कि हमारे पास x1 प्लस p1 की भी हमने निकाल ली थी, x3 प्लस p3 भी निकाल ली थी, बचा क्या था, x2 प्लस p2, दोनों, क्योंकि दोनों की x1 प्लस p1 वाली जो है ये भी x2 प्लस p2 की फॉर्म में आ रही है, ये भी x2 प्लस p2 की फॉर्म में आ रही है, और x2 प्लस p2 जो था उसे हमने ऐसे ही रखा था। तो ये सब किसकी क्वाड्रेटिक में आ गई, x2 प्लस p2 में। तो यहाँ से हम x2 प्लस p2 की किससे वैल्यू निकालेंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्म में इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा, जो हमारे पास इक्वेशन है उस इक्वेशन में b क्या है, देखो b हमारे पास है ये वाली टर्म, ये वाली, ठीक है। तो मतलब 2 और a1 और a2, क्योंकि इसकी फॉर्म में तो ये है ही, तो ये तो एज अ x लेट किया जाएगा। सिमिलरली ये भी x होगा और यहाँ पे ये वाली टर्म x हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट होगी। तो देखो अब हमें क्या मिलेगा, इसका करेंगे तो क्या होगा, 2 2 4, राइट। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 4 माइनस b तो ऐसे ही रहा, b स्क्वायर 4a1 प्लस a2 का स्क्वायर, माइनस में 4ac, a क्या था ये, तो 4 3 12, c था हमारे पास ये वाली टर्म, तो इसका पूरे का c से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। अपॉन में क्या था, 2a, तो a में क्या आएगा, ओनली 3, तो 2 × 3 6, राइट। यहाँ से क्या करो, p2 की वैल्यू निकालो, p2 की वैल्यू निकालोगे तो x2 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, राइट। और साथ में इस टर्म को हमने क्या किया, देखो यहाँ से 4 और ये क्या था, 4 12 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3 12, राइट। तो ये क्या होगा, 4 है, 4 का क्या होता है 2, तो वो बाहर आ जाएगा हमारे पास, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो यहाँ से क्या बचा, 2 और नीचे वाला 2 2 4 2 3 से क्या होता है 6, क्योंकि अंदर से भी 2 पूरा कॉमन आ गया, इस पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन आ जाएगा, अपॉन में 6 है, तो 2 1 2 2 3 6, नीचे क्या बच गया 6, अपॉन अंदर क्या बचा, देखो इसका करोगे
तो क्या आएगा a1 प्लस a2, ठीक है, स्क्वायर हमने हटा के किया तो यहाँ पे बचा ये वाली टर्म, ठीक है, इसको अंडर रूट में रखा, यहाँ से आ गई हमारे पास -1/3 a1 प्लस a2 प्लस माइनस अंडर रूट में ये पूरी टर्म, ठीक है। अब क्या किया हमने, 9 को यहाँ पे कॉमन ले लिया था तो ये 9 नीचे चला गया, ठीक है, और बाहर 9 जब कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा 3, 3/3 1, इसलिए सेकेंड टर्म के साथ 3 नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया 2/9 आ गया, राइट, जो हमने 9 कॉमन लिया था, और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, ठीक है। अब ये टर्म बच गई, इस टर्म को हमने क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया, ठीक है, और आगे की जो टर्म है वो वैसे की वैसे आ गई, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर हम P1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास वही थी ये वाली इक्वेशन, देखो ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन से, और देखो जो सिक्स्थ वाली इक्वेशन है, सिक्स्थ आपके पास यही वाली इक्वेशन आएगी, तो यहाँ से P1 की वैल्यू क्या आएगी, जो हमें यहाँ पे x2 प्लस P2 की वैल्यू मिली है उसे हम उसमें पुट कर देंगे, देखो इस वाली में देखो x2 प्लस P2 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और फोर्थ इक्वेशन ये थी, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये वाली फॉर्म मिल जाए। सिमिलरली किससे मिलेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ से, तो सिक्स्थ वाली इक्वेशन में हमारे पास P3 वाली थी ना, तो वहाँ से ये मिल जाएगी, ठीक। अब P1 P2 P3 की वैल्यू किस में, अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, P1 की ये थी, ठीक है, और P2 की क्या थी, ये थी, और P3 की ये थी, तो अब हम क्या करेंगे, पहले सबको अंदर कर दो, x1 dx1, यहाँ से x2 मिलेगा dx2, यहाँ से x3 मिलेगा तो हो जाएगा dx3, तो ये एक आ गया हमारे पास कॉलम। नेक्स्ट देखो 2a1/3 यहाँ से आ रहा है, a2/3 यहाँ से आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा dx1। सिमिलरली यहाँ से भी देखो ये हो जाएगा dx2, ये हो जाएगा dx3, बाकी क्या बचेगी t वाली टर्म, तो t कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा dx1 dx2 और dx3, ये सब आ गया, यहाँ पे आ गया 1/3 को कॉमन ले लिया, अंदर ये बच गया, ठीक है। अब क्या किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करेंगे तो dz का क्या होगा z, राइट, और यहाँ पे क्या है x1 का क्या होगा x1/2, x2/2 और x3 का /2, तो 1/2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/3 ये तो कांस्टेंट ही है, dx1 का क्या होगा x1, ये भी 1/3, a1 प्लस a2 कांस्टेंट है, dx2 का क्या होगा x2, सिमिलरली यहाँ पे भी dx3 का क्या होगा x3। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म है ना, अगर अंडर रूट के बाहर लोगे तो क्या मिलेगा, 9 का क्या होता है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब ये क्या हो गया 2/9, a1 प्लस a2 का क्या होगी 1/2 की, 1/2 का क्या होगा 1/2 प्लस 1 तो 3/2, ठीक है, और नीचे भी 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3/, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये ऊपर गया तो 2/3 आ गया, कॉमन वॉमन कुछ नहीं लेना है, सिर्फ इंटीग्रेट किया है इस वाली होल टर्म को, ठीक है, तो क्या होगा 1/2 प्लस 1 और अपॉन में भी 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब साथ में क्या आ रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, तो वो क्या हो गया a3 हो गया, राइट, यही हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट इंटीग्रल हो गया, है ना। अब हमने पुट किया, वही सिमिलरली कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दो, a1 को 3c1 कर रखा है एलसीएम लेके, तो ये हो गया, अगर वहाँ तक छोड़ते हो तो भी गलत नहीं है, ये c1 c2 c3 आर्बिटरी कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखो फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ जैकोबी मेथड ऑफ दिस इक्वेशन, देखो पुट करते हैं x को x1, y को x2 और z को x3, तो जो करली ओपन में करली x है क्या होगा p1 p2 और p3, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन मिल के आई, क्या मिली हमारे पास, हमें मिली 2x1 का स्क्वायर, y1 का था x2, तो x2 साथ में करली ओपन करली x क्या था p1, तो p1 का स्क्वायर, ये क्या था p3, तो p3, ठीक है, माइनस में ये x1 का स्क्वायर, और नेक्स्ट y के रिस्पेक्ट में क्या था p2 वाला, तो यहाँ हो गया हमारे पास p2, सिमिलरली -2x2 और p1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमने क्या किया, अपने इक्वेशन में से 2p1 का स्क्वायर और p3, और यहाँ पे क्या था x1 का स्क्वायर और x2, तो x1 के स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे देखो x2 को क्या ले लिया कॉमन ले लिया, अब इस वाली टर्म के साथ x2 नहीं था तो ये डिवाइड में चली गई, ठीक है। यहाँ से x1 भी कॉमन ले लिया, जिसके साथ x1 नहीं था उसके साथ x1 डिवाइड में, इक्वल्स टू में क्या आ गया 0, राइट।
तो एक हमारे पास अब ये सरफेस मतलब इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कर लिया एफ अपन में, कर लिया x1 निकाला, कर लिया एफ अपन में, कर लिया x2 और x3। ठीक है, p1 निकाला, p2 निकाला, अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने फ्रैक्शंस उठाई, तो देखो जो हमारे पास 6 फ्रैक्शन है वो 0 है, तो यहाँ से एक कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास p3 क्या आ गया, a1 आ गया, तो ये हमारे पास p3 की वैल्यू क्या आ गई, a1। नेक्स्ट क्या होता है, हमें अब कोई और लेने हैं, 2 है ना, यहाँ से तो एक ही सरफेस मिला f1, तो हमने क्या लिया, हमने लिया dx2 और dp2। देखो यहाँ से इस वाले को लिया, तो 1/x और 1/x2, x2 आ रहा है ना इस वजह से, तो हमें क्या मिला, dx2 अपॉन में 1 में p2 dp2, और यहाँ पे मिला dp2 इंटू में p2 अपॉन में x2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या होगा, 1 में x1 था ना, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x2 इधर चला गया, एक x2 इधर चला गया, p2 वाले को इधर ले लो और एक x2 से एक x2 कैंसिल हो जाएगा, एक x2 बचेगा वो इधर चला जाएगा। ठीक है, जो एक x2 बचा वो x2 वाले के साथ बच गया, जो p वाला था वो p के साथ आ गया, वो तो था ही ऑलरेडी, तो उसको नहीं, खाली इस वाले x2 को पहुँचाना था हमें, जिसमें से एक x2 यहाँ था, एक x2 का स्क्वायर यहाँ था, 1 में यहाँ था हमारे पास p2 अपॉन में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जो एक बचेगा वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 1 में dp अपॉन में p2 था वो बच जाएगा, और यहाँ पे dx2 अपॉन में x2 बच जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या वैल्यू आई हमारे पास, 1 में p2, 1 में p2 का क्या होगा, log p2, 1 में x2 का log x2 प्लस में log a2, लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, p2 अपॉन में x2 इक्वल्स टू में a2, ये हमारे पास दूसरा सरफेस आ गया। सिमिलरली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए समेशन पुट करेंगे और देखेंगे ये 0 हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से 0 होने के बाद अब मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक तो मेरे पास a2 की आ गई और मेरे पास a1 की आ गई। अपनी जो गिवन इक्वेशन है 1/3 4 से अपनी गिवन इक्वेशन में रखोगे तो वहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। गिवन इक्वेशन देखो क्या है, गिवन इक्वेशन ये है, ये वाली। ठीक है, p2 की वैल्यू हमारे पास, p1 की वैल्यू है हमारे पास, p3 की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, और किसकी है, और a2 की वैल्यू है, मतलब p2 की वैल्यू है। ठीक है, वो सब हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमें क्या मिला, ये मिला। ठीक है, p1 की नहीं है, यहाँ से p1 की निकाल लेंगे, क्योंकि p2 की भी आ जाएगी, p3 की आई गई, यहाँ से किसकी आएगी, p1 की आएगी। p1 मिल गया, p2 मिल गया, p3 मिल गया। हम अपने इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, ये हमें जो गिवन इक्वेशन दे रहे, जो हम इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, dz a2 की p1 की वैल्यू आ गई, a2 हमारे पास x2 और ये dx2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगी, -1/2 होगी, इसका करोगे तो क्या मिलेगा, -1/2 का करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 का 1/2, a1 अपॉन में x1 का स्क्वायर है, तो अपॉन में क्या मिलेगा, 1 अपॉन में a1, क्योंकि अंदर वाले का ही होगा। ठीक है, और अपॉन में क्या है, x1। ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हो, a1 और x1 के होल स्क्वायर -1 को t पुट कर दो। ठीक है, तो जब हम a1 x1 का स्क्वायर -1 को t पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 2a1 x1 इक्वल्स टू में dt अपॉन में dx2, तो वो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, x1 जो ऊपर वाला है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक a1 बाहर आ जाएगा, और जब हम 2 का करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 से नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पावर का करेंगे तो -1/2 जाएगी, -1/2 और +1 क्या होता है, 1/2, तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर आ गई, मल्टीप्लाई में 1/2। ठीक है, और यहाँ पे a2 अपॉन में क्या होगा, x2 का क्या होता है, x2 स्क्वायर अपॉन में 2। सिमिलरली इसका क्या होगा, a1 x3 प्लस में a3। राइट, अब हमें क्या करना है, ये आर्बिटरी कांस्टेंट हो गया हमारे पास, इसको c2, इसको c1, इसको c3 पुट किया, हमारे पास ये क्या आ गया, कंप्लीट इंटीग्रल आ गया। राइट, तो हमें इसमें यही करना था कि पुट, पहले स्टेप क्या था हमारे पास, अगर हमारे किस इक्वेशन में कहीं पर भी आपके पास कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसे रिड्यूस करके इक्वेशन को किस में लेके आना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लेके आना है। और जब आपकी इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में सारे पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वेरिएबल x1 x2 x3 p1 p2 p3। फिर अपनी जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करते हैं, उसमें सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं,
देन क्या होता है, फ्रैक्शंस लेते हैं, है ना। अगर कोई फ्रैक्शन ज़ीरो के मतलब जिसके नीचे ज़ीरो आ रहा हो, dp/0 लाइक dp2/0, तो वहाँ से एक वैल्यू हमको मिल जाती है, वो हमारे पास f1 हो जाता है। सिमिलरली दो फ्रैक्शंस लेके हम लोग अपने एक f1 और f2 को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन देखते हैं कि वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन क्या होती है, f1, f2 समेशन r1 की पावर वो समेशन r1 से लेके 3 तक जाएगा, और क्या होगा, कर ली f1 अपॉन में कर ली xr, इनटू में कर ली f2 अपॉन में कर ली pr, माइनस में कर ली f1 अपॉन में कर ली pr, इंटू कर ली f2 अपॉन में कर ली xr। r की वैल्यू 1 से लेके 3 करके सब्सटीट्यूट करके इसको ओपन करेंगे। देन जो भी हमने अपने f1 और f2 निकाला है उन सबका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, x1 p1, p1 x1, x2 p2, p2 x2, x3 p3 और p3 x3, ठीक है। देखेंगे जीरो आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो हमारे सरफेस है वहाँ से हमें अपनी वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ती है, p1, p2 और p3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके वो हमें हमारा जो dz वाली इक्वेशन होती है, p1 dx1 प्लस में p2 dx2 प्लस p3 dx3, उसमें पुट करनी पड़ती है, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करके z की वैल्यू आएगी, वो जो z की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रल होगा, और उसमें क्या होंगे, कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे। अगर कांस्टेंट कोई बड़े टाइप के आ रहे हैं तो उनको हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दे देंगे। लाइक हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद कहीं आ रहा होगा 3a2, है ना, 3a1 या फिर 6a2, तो हम उसको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दे देंगे सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में, लाइक c1 c2 c3, तो वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट की फॉर्म में जो देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा, राइट। तो आई होप आज थोड़ा लेक्चर मतलब लेंथी हो गया है, बट आज हम लोगों को इस वाले जैकोबिस मेथड को कंप्लीट करना था। कल हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो भी इससे नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आगे का स्टार्ट करेंगे। इस वजह से आज थोड़ा जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा लेंथी हो गया, बट आई होप आज जितने भी हमने एग्जांपल्स किए हैं वो आपको सब क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं हुआ है क्लियर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और हम लोग सोल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हो, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।